नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, अब इसी के अगली कड़ी में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। संख्या पद्धति जैसा कि मैंने कहा था कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो एक एक करके हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों, आज देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत आसान पॉइंट है और इसमें कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी इसमें भी अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारा कुछ नंबर जो है कम हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें देखिएगा एक शब्द आता है पूर्ववर्ती संख्या या परवर्ती संख्या ज्ञात करना। पूर्ववर्ती या परवर्ती संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या। जैसे कि अगर हमसे पूछता है कि 29 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो हम 29 में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी इसके ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपका 28। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अगर मान लीजिए हमको 29 की परवर्ती संख्या अगर ज्ञात करनी है, तो परवर्ती का मतलब क्या होता है? आगे की संख्या। परिवर्ती को ही अनुवर्ती भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों, अगर कहीं सवाल में अगर भाषा बदल देता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए परवर्ती का है या अनुवर्ती का है। अनुवर्ती का मतलब कि ठीक आगे की संख्या, यानी कि हम 29 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, 29 और एक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आमतौर पे हम लोग जब पैटर्न को देखते हैं तो सीटेट में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेट में ऐसा नहीं होता है। टेट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। तो इतने आसान क्वेश्चंस आपको टेट में नहीं मिलेंगे, लेकिन सीटेट में मिलने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो हम चूंकि सारे पैटर्न को हमको लेके चलना है, हमको टेट पर भी फोकस करना है, सीटेट पर भी फोकस करना है, इसलिए सभी तरह के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए इसमें ऐसे पूछता है, तो अगर क्वेश्चन अप्लाइड करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जैसे कह सकता है 101 की परवर्ती और 102 की पूर्ववर्ती संख्या का योग कितना होगा? 101 की परवर्ती और 102 की पूर्ववर्ती संख्या का योग कितना होगा? क्वेश्चन साधारण है, दो प्रश्नों को मिला के दिया है। इस तरह से और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, 101 की परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या। तो 101 की आगे की संख्या क्या होगी? 102 होगी। और 102 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक उसके पहले की संख्या, यानी 102 में से एक माइनस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 101। अब हमको इन दोनों का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो दोनों को जोड़ देंगे। गुणनफल कहेगा तो गुणा कर देंगे, भागफल कहेगा तो भाग कर देंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो दौड़िए, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 0 और 1 और 1 कितना हो गया? 203। तो इस तरीके से हमने किसी संख्या का परवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद से अगला टॉपिक देखिएगा, दूसरा जो टॉपिक है यह है हमारा जातीय मान या अंकित मान ज्ञात करना। जातीय मान या अंकित मान। अंकित मतलब जो अंकित किया गया है। जैसे कि अगर मुझसे पूछता है 2, 3, 4, 7 में 2 का अंकित मान या 2 का जातीय मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 2 का अंकित मान मतलब क्या अंक यहाँ पे लिखा गया है? वो लिखा गया है केवल 2। तो किसी भी अंक का अंकित मान या जातीय मान वही होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों स्थानीय मान की, स्थानीय मान का, तो इसका मतलब होता है कि जिस अंक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, या वो स्थान उसके किस मान को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर यही प्रश्न ले लिया जाए 2347 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप देखिएगा 2 की यहाँ पे वैल्यू क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2 जो है हजार के स्थान पर है, यानी इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 2000।
अब अप्लाइड क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करेगा कि अगर क्वेश्चन देना होगा तो किस तरह से प्रश्न की भाषा दे सकता है बच्चों, तो देखिएगा कह सकता है कि 2347 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, घटाना। याद रखना है कि जब भी अंतर की बात करेगा तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। और अंतर का चिन्ह कैसे लिखा जाता है, ये एक चिन्ह होता है, अगर ये सिंबल कहीं पर बना हो तो इसका मतलब कि हमको अंतर निकालना है। तो अंतर हमेशा निकालने का तरीका ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, इसका चिन्ह हमेशा धनात्मक होता है। तो 2347 में 2 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालिए। तो बच्चों देखिएगा 2 का स्थानीय मान क्या होगा ये आपका 2000 और 2 का अंकित मान क्या हो गया 2। अब इन दोनों का अंतर निकालिएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1, यानी 1998 इसका क्या हो जाएगा आपका मान हो जाएगा। इस सवाल का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जातीय मान अंकित मान एक ही होता है और स्थानीय मान का क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आया होगा। इस पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से क्वेश्चंस मिला करके थोड़ा सा कठिन बनाने का प्रयास करेगा और उसी तरह से सवाल आपको लगाना होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब देखिएगा इसमें कई बार हमको जो है बड़े अंक और छोटे कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और उनके द्वारा कुछ बड़े अंक बड़ी संख्या या छोटी संख्या का निर्माण करना होता है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कहता है कि 1047, हमारे पास 4 अंक दिए गए हैं, 1 है, 0 है, 4 है और 7 है। तो कहता है कि 1047 से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या एक 1047 से बनने वाली अंकों 1047 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या प्रश्न दिया हुआ है, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि योगफल ज्ञात कीजिए, बहुत सारे लोग के दिमाग में क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप सभी लोग के दिमाग में सही उत्तर आ रहा होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक रखेंगे, सबसे पहले 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन में सबसे छोटी संख्या से हम गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको याद रखना है कि अगर हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो याद रखिएगा अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम सबसे पहले स्थान पर सबसे छोटा अंक रखेंगे, तो सबसे छोटा अंक आपका क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद आपका क्या है 7 है। तो ये दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर अगर 0 लिखा गया है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और यह संख्या अभी भी 3 अंकों की मानी जाएगी जो 1, 4 और 7 से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। इस नाते हम पहले स्थान पर 0 को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर पहले स्थान पर 0 को रखा गया है तो वो अस्तित्वहीन होता है। इसलिए 0 को हमेशा हम दूसरे स्थान पर रखेंगे, यानी कि इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1, 0, 4 और 7। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे कहता है योगफल ज्ञात करना है, आपसे कहता है गुणनफल ज्ञात करना है, आपसे कहता है अंतर ज्ञात करना है, जो कहता है आप कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप इनको जोड़ दीजिए। आपको योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 4 में 0 को जोड़े कितना होगा 4 और 7 में जोड़े कितना होगा 8, यानी 8457। तो इस तरीके से आप जो भी संख्या इस तरह से दिया गया है आप उसको बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है कि इससे कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, दिए गए अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप संख्या भी बना सकते हैं। याद रखना है कि उसमें पहले स्थान पर आप 0 जो है नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं संख्या पद्धति वाले टॉपिक के अंतर्गत। अभी बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आएंगी, आप एकदम बने रहिए। गुणनखंड हम भी करना हमको सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि गुणनखंड में, अपवर्त में, अपवर्तक में, इस सब में क्या अंतर होता है, या इसको आप कैसे, इसकी अवधारणा को कैसे समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, कैसे निकाला जाता है, उसके सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम गुणनखंड कितने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लाजवाब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी इकाई का अंक निकालना पड़ेंगे, घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक निकालना पड़ेंगे। तो आप देखते रहिए और बहुत ही धैर्य के साथ अपने समय का सदुपयोग करिए। याद रखना है, कंपटीशन के इस दौर में सफलता उसे ही प्राप्त होगी जो अनवरत बिना किसी थकावट के अपने मार्ग पर प्रशस्त है और मेहनत लगातार कर रहा है। तो सफलता निश्चित रूप से उसे कदम चुमेगी। तो आइए फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यह आपका विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम में आपको केवल पहचान करनी है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक आध की आपको याद रहेगा, जैसे 2 से विभाज्यता अगर आपको याद है, 3 से याद है, 5 से याद है, 9 से याद है और 11 से याद है, तो आपका काम चल जाएगा। सबको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 2 से विभाज्यता, मतलब कि अगर कोई संख्या दिया गया है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। इसका निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगा? तब होगा जब उसके इकाई स्थान पर क्या होगा? 0, 2, 4, 6 या 8। बहुत ही आसान है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे या 8 दिखाई दे, तो इसका मतलब कि वो संख्या जो है 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे 2, 4, 6, 8, 5, 0, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। और हम कह रहे हैं कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। जी ठीक है, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगा? तो याद रखना है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों से या किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 2, 1, 4, 3, जरा देखिएगा, अगर हम इसके सभी अंकों को जोड़ें तो 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो ये 10 जो है, यानी सभी इस संख्या के सभी अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाजित नहीं है। इस नाते यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर ये संख्या हो गया 2, 1, 4, 3, 2, अब देखिएगा ये संख्या लिखा गया है 2, 1, 4, 3, 2, क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10 और 2, 12, यानी 12 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। इस नाते यह संख्या भी 3 से क्या हो गया? विभाजित हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 3 से विभाज्यता के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगा अगर उसके सभी अंकों का योग जो है वो 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। आइए अब देखिएगा बच्चों, हम 4 से विभाज्यता की बात करेंगे। 4 से विभाज्यता की बात करेंगे। 4 से विभाज्यता, तो देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या लिखा गया है, उस संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये संख्या आपके सामने दिया गया है, इसका दहाई का अंक क्या है? 2 है, इकाई का अंक क्या है? 4 है और इनसे बनने वाली संख्या क्या है? 24 है। तो 24 4 से क्या होगा? कट जाएगा। इस नाते ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी? कट जाएगी। अब इसमें अगला नंबर आता है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, तो ये बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगा यदि उसके इकाई का अंक 0 हो या क्या हो? 5 हो। अगर उसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो
तो वह संख्या 5 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत जगहों पर इन सभी एप्लीकेशंस का हमको इस्तेमाल करना होता है, इसलिए सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से फिर अगला नंबर देखिए, हम लोग बात करेंगे 6 से विभाज्यता। तो याद रखना है, हालांकि इसका हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन 6 से विभाज्यता के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगा, अगर कोई भी संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। यही हमारा होता है 6 से विभाज्यता का नियम। 7 से कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए 7 की बात हम नहीं करेंगे। इसके बाद से हम बात करेंगे सीधे 8 से विभाज्यता का नियम। तो देखिएगा 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर कोई संख्या हमारे पास लिखी गई है और इस संख्या में अगर इसके सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना है, कैसे याद रखना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो यह पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये संख्या आपके समक्ष लिखा गया है, तो इसमें आप भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, ये आपका 103 बार में कट जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। बहुत आसान है। चलिए आगे अगले टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात करेंगे अब सीधे 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, तो देखिए 3 से विभाज्यता की बात की जाए या 9 से विभाज्यता की बात की जाए, दोनों बिल्कुल एक जैसे नियम होते हैं। इसमें भी कहा जाता है कि अगर कोई संख्या लिखी गई है, अगर उसके सभी अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या होगी, कट जाएगी। चलिए देखते हैं। 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 1 19 और 19 2 कितना होगा, 21। अब ये जो 21 आपका दिया गया है, यह 21 आपका 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब कि यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये ले लें 2 1 4 3 4 7 6, अब इसको जोड़ते हैं, देखिएगा तो 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 4 14, 14 7 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। तो अब देखिएगा 27 जो है ये क्या 9 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 त्रिक 27, यानी कि 9 से 3 बार में 27 क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि यह पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, 3 का और 9 का नियम बिल्कुल एक जैसा है, दोनों समान हैं। इसलिए हम करते क्या है कि सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं कि क्या वो 3 से और 9 से कट जा रहा है, तो संगत संख्याएं भी 3 और 9 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होता है, इसके लिए केवल एक ही शर्त है और वो शर्त ये है कि इसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई संख्या कितनी भी बड़ी लिखी गई है, अगर उसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो वह संख्या आपकी 10 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई बार सवाल अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यह है हमारा 11 से विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता क्या होगा, अगर कोई संख्या ऐसा है जिसके सम पदों का योग और विषम पदों का योग दोनों सम पदों का योगफल और विषम पदों के योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो या 11 का, यानी हमने क्या कहा कि सम पदों का योग और विषम पदों का योग, इन दोनों का अंतर, मैंने अभी आपको बताया था कि अंतर का मतलब, जब भी अंतर शब्द आ जाए तो इसका मतलब कि जो भी बड़ा होगा दोनों में से, बड़े में से किसको घटाएंगे हम, छोटे वाले को घटाएंगे। तो सम पदों का योग और विषम पदों के योगफल का अंतर अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए,
और अगर शून्य नहीं होता है, 11 का गुणज मिल जाए, जैसे कि हमको 11 मिल जाए, 22 मिल जाए, 33 मिल जाए, 44 मिल जाए, तो ये सभी की सभी संख्याएं 11 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 3 4 7 2 9 तो 11 1 6 7 7 4, ये एक संख्या आपकी लिखी गई है, बनाया गया है, देखिएगा ध्यान से। अब इसके सम पदों का योगफल देखिएगा। सम पद इसके क्या है, 4 है, 6 है, 1 है, तो 6 4 10 और 1 11। विषम पद क्या क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तो 2 4 6 6 3 9 2 11। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, शून्य हो गया। तो इन दोनों का अंतर शून्य हो गया, यानी ये संख्या जो है आपका 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें रहें। अब इसके बाद से एक वीडियो और आपको मिलेगी, जिसमें हम संख्याओं और श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तब तक आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद हमारे अगले वीडियो को देखिए और हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर को आज जो है कोशिश करेंगे कि ये समाप्त हो जाए। आप सभी का धन्यवाद।